हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम लेके आए हैं अबाउट रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया था अबाउट रिकंसिलिएशन। हम रिकंसिलिएशन क्यों करते हैं? बिकॉज देयर आर सम डिफरेंसेस अबाउट एक्सपेंडिचर, अबाउट इनकम और देयर मे बी सम ओमिशंस। तो कई प्रकार के हमारे डिफरेंसेस होते हैं कॉस्ट अकाउंट्स में, उनके ट्रांजैक्शन में और फाइनेंशियल अकाउंट्स में। तो इसको मिटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए हम बनाते हैं रिकंसिलिएशन। तो जो भी हमारे डिफरेंसेस होंगे उनको रिमूवल का काम हमें करना होगा रिकंसिलिएशन में। तो आज मैंने सम लिया अबाउट रिकंसिलिएशन का, इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं अबाउट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये कैसे बनाई जाती है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? तो सबसे पहला काम, जब भी हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे वहां पे हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर कंपनी मेंशन करना होगा। यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे, अमाउंट होगा और अमाउंट मेंशन करेंगे। अब कोई भी, जैसे मैंने कहा था, हमारे जो डिफरेंसेस होते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड में होते हैं और या फाइनेंशियल अकाउंट्स के रिकॉर्ड में होते हैं। तो हमें प्रॉफिट गिवन होता है, तो हमने प्रॉफिट लिया, मान लो मैंने यहाँ पे लिया नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड। अगर हम कॉस्टिंग रिकॉर्ड का प्रॉफिट लेंगे तो हमारा आंसर होगा एनपी एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो इस प्रकार हमें एक रिकॉर्ड लेना पड़ता है। अगर हम कॉस्टिंग रिकॉर्ड लेंगे तो हमारा आंसर फाइनेंशियल रिकॉर्ड में जाएगा। अगर हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड का बेस लेंगे तो हमारा आंसर कॉस्ट रिकॉर्ड में होगा। तो ये हम पहले स्टेटमेंट बनाते हैं। अब थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स रिगार्डिंग रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो अब हमारे पास एक हमारी साइड होती है एक्सपेंसेस, जहां पे अपने एक्सपेंसेस को हम डील करते हैं और ओवरहेड्स को डील करते हैं और ओपनिंग स्टॉक को डील करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है एक्सपेंसेस हो या ओपनिंग स्टॉक हो या ओवरहेड्स हो, जिनको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, इनका अगर हम कहें, अगर मुझे सबसे पहला काम करना होगा, मुझे कॉस्ट अकाउंट्स के एक्सपेंस देखने होंगे या उनके ओवरहेड चेक करने होंगे। सिमिलरली फाइनेंशियल अकाउंट्स के एक्सपेंसेस चेक करने होंगे और हमें डिफरेंसेस में डील करना होता है। जब भी हम रिकंसिलिएशन बनाते हैं, वी आर कंसर्न्ड ओनली विद द डिफरेंस। If there is no difference in the amount between cost accounting records as well as financial accounting record, then there is no reconciliation. हमारी reconciliation तब हमें adjustment करनी पड़ेगी जब उनके एक्सपेंडिचर में डिफरेंस होगा। अब सबसे पहले हमने लिया, पहला एस्पेक्ट हमने लिया एक्सपेंसेस, जिसको हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक भी कह सकते हैं, जिनको हम ओवरहेड्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें उनकी कॉस्ट अकाउंट्स में चेक करना होगा और फाइनेंशियल में, और हमें डिफरेंस देखना होगा। तो सबसे पहले हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस में डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस के ऊपर, और जिसका हमने बेस लिया, अब मान लो मैंने अपने सामने बेस लिया नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड, तो मुझे यहाँ पे देखना होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस जो हमने चेक किया, जो हमारे ट्रांजैक्शन हमें गिवन होंगे इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, तो अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस ओवर हो जाता है, ओवर मींस अधिक हो जाता है एज कंपेयर्ड विद द फाइनेंशियल अकाउंट, देन वी हैव टू मेक ए टिप। हम बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पे बना रहे हैं, दैट विल बी इजियर फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिकंसिलिएशन। ये हमारे लिए बहुत इजी कर देगा रिकंसिलिएशन को। अगर हमारा डिफरेंस जिसका बेस हमने लिया वो डिफरेंस अगर ओवर है, अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड एलिमेंट, अगर मान लो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का बेस लिया, अगर कॉस्ट अकाउंट्स में हमारे एक्सपेंडिचर और ओपनिंग स्टॉक और ओवरहेड्स अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंट, तो ओवर को हम क्या कर देंगे, ऐड। हम रिकंसिलिएशन में जो भी स्टेटमेंट बनाएंगे हम वहां पे ऐड कर देंगे, हम वहां पे जोड़ देंगे।
हमें कई बार ऐड करना होगा, कई बार हमें एडजस्टमेंट के लिए लेस करना होगा। तो बड़ा सिंपल टिप रहेगा, अगर हमारे एक्सपेंडिचर ओवर हैं, जिसका बेस हमने लिया है स्टार्टिंग में, अगर वो ओवर है एज कंपेयर टू सेकंड स्टेटमेंट, तो ओवर को हम करते हैं ऐड। अगर वो कम है, जिसको हम कहते हैं अंडर, अगर अंडर होगा तो उसको हम कर देंगे लेस। तो ये जो हमारा ट्रीटमेंट होगा, ये हमारा होगा इन केस ऑफ एक्सपेंसेस और ओपनिंग स्टॉक और ओवरहेड। जो डेबिट साइड पे ट्रांजैक्शन होते हैं, जिनको हम एक्सपेंडिचर के ट्रांजैक्शन कहते हैं, उसमें अगर ओवर होगा तो ऐड हो जाएगा, अंडर होगा तो लेस हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इनकम के बारे में कंपैरिजन करें, तो अगर इनकम देखी जाए, इनकम के बारे में भी हम कंपैरिजन करेंगे, कॉस्टिंग रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा विद द फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हम देंगे इनकम्स और क्लोजिंग स्टॉक। तो सिमिलरली मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग के भी रिकॉर्ड को चेक करना होगा और फाइनेंशियल अकाउंट्स के रिकॉर्ड को भी चेक करना होगा। वहां पे हम लेंगे डिफरेंस, क्योंकि जो भी हमारी रिकंसिलिएशन होगी दैट इज ओनली मेंट फॉर डिफरेंसेस इन द ट्रांजैक्शन। जो हमारे ट्रांजैक्शन और अमाउंट में डिफरेंस होंगे, उन्हीं के लिए ही हम रिकंसिलिएशन बनाते हैं। इफ देयर इज एनी कॉमन आइटम, अगर कोई हमारा कॉमन एक्सपेंडिचर होगा जिनका अमाउंट सिमिलर होगा इन कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट, दैट विल नेवर बी कंसीडर्ड। उसको हम रिकंसिलिएशन में कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि रिकंसिलिएशन इज ओनली मेंट फॉर डिफरेंसेस। जो भी हमारी डिस्क्रिपेंसीज आई हैं हमारे अकाउंट्स में, उनके रिमूवल के लिए हम बनाते हैं रिकंसिलिएशन। तो इनकम के बारे में, जब हमारी इनकम होगी और क्लोजिंग स्टॉक होगा, उनका भी कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड और फाइनेंशियल अकाउंट हम चेक करेंगे, डिफरेंस होगा। तो जब इनकम का पॉइंट होगा, जिसको हम कहते हैं क्रेडिट साइड ऑफ ट्रांजैक्शंस इन फाइनेंशियल अकाउंट, तो हम यहाँ पे हम रिवर्स कर देंगे। दैट इज वेरी सिंपल टिप्स। जब मैंने कहा था डेबिट साइड होगी, एक्सपेंडिचर होंगे, तो ओवर को हम ऐड कर देते हैं, और जो कम होगा अगर हमने सेकंड एलिमेंट से हमने कंपेयर किया, अगर अंडर होगा तो लेस हो जाएगा। अगर इनकम की बात करेंगे, मान लो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का बेस लिया, रिकॉर्ड का बेस लिया, अगर कॉस्ट की इनकम ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंट, तो इनकम के लिए हम इस फार्मूला को रिवर्स कर देंगे। जो हमने ऊपर टिक बनाया था इनकम के लिए, ये रिवर्स हो जाएगा। तो ओवर इनकम अगर होगी तो उसका ट्रीटमेंट होगा लेस, ये हम लेस करेंगे इन द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर अंडर होगा, अगर कम होगा, तो उसको हम कर देंगे ऐड इन केस ऑफ इनकम। तो इनकम और क्लोजिंग स्टॉक के लिए रिवर्स टिप हो जाएगा, और एक्सपेंडिचर और ओपनिंग स्टॉक की कैटेगरी के लिए डिफरेंट टिप्स हमने बना लिया। तो ये हम टिप्स अपने माइंड में रखते हैं। तो सबसे पहले हमें बेस लेना होता है, तो हमें कोई भी बेस लेना होगा। अगर हम कॉस्टिंग रिकॉर्ड का बेस देखेंगे तो हमारा आंसर फाइनेंशियल पे एंड होगा। अगर फाइनेंशियल अकाउंट्स का रिकॉर्ड चेक करेंगे तो हमारा कॉस्टिंग पे एंड होगा। तो हमें स्टेटमेंट बनानी होगी टू रिकंसाइल द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स बनाए हैं जो हमारा इजीली वी कैन सॉल्व द केस। अगर हमारे एक्सपेंडिचर्स की प्रॉब्लम है, तो जिसके बारे में हमारा डिसीजन लिया जा रहा है, जिसको हमने बेस लिया है, उसके एंगल में हमें देखना होगा। अगर एक्सपेंडिचर की बात है, डेबिट साइड की बात है, तो ओवर में हम कर देते हैं ऐड, अंडर में हम कर देते हैं लेस। अगर इनकम का एलिमेंट चल रहा है या क्लोजिंग स्टॉक का रेलेवेंस है, तो वहां पे ओवर, अगर हम ज्यादा चल रहे हैं तो रिवर्स हो जाएगा। यहाँ से ओवर में हम कर देंगे लेस और अंडर में हम कर देंगे ऐड। अब इन दिस वे मैंने यहाँ पे परफॉर्मा बनाया अबाउट द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब सबसे पहले मेरा एग्जांपल है, मैंने लिया नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड। तो कॉस्टिंग रिकॉर्ड का प्रॉफिट भी हमारे सामने गिवन होगा, आंसर गिवन होगा, और फाइनेंशियल का आंसर भी हमें गिवन होगा। तो हम कॉस्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड हमने लिया, यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट। अब इसी बात को अगर मेरे एक्सपेंडिचर कॉस्ट अकाउंट में ओवर जा रहे हैं, सबसे पहले मुझे डिफरेंस देखना होगा। कॉस्ट अकाउंट के एलिमेंट अमाउंट को चेक किया, ओवरहेड को,
और फाइनेंशियल अकाउंट में ओवरहेड को चेक किया। अगर कॉस्ट अकाउंट का ओवर जा रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, एड एक्सपेंसेस ओवर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। अगर मेरे एक्सपेंस ओवर हो जाते हैं तो उसको हम ऐड करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टिक बनाया, ओवर को हम एक्सपेंडिचर या ओपनिंग स्टॉक के लिए हमेशा ऐड करते हैं, जिसका बेस लिया जाता है। उसके एंगल में देख के हमने देखा कॉस्ट अकाउंट में एक्सपेंडिचर ज्यादा लगे हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स के कंपैरेटिवली, तो हमने ओवर को कर देना ऐड। तो यहाँ पे बनेगा ऐड एक्सपेंसेस ओवर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। तो ये लाइन इधर हो जाएगी, ओवर को हम ऐड करेंगे। ओवर इज ऑलवेज एडेड रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर। अब सिमिलरली हमने एक और एग्जांपल लिया, मान लो मेरी इनकम होगी। अब इनकम कॉस्ट में अंडर है, मेरा एग्जांपल है, मैंने उनकी दोनों की इनकम को कंपैरिजन किया। अब हमारा जो बेस चल रहा है, जिसको हमने बेस लिया, हमने इसी बेस को सिलेक्ट करके हमारी थिंकिंग होगी कि हम ओवर में हैं या अंडर में हैं। जिसका बेस लिया उसी के एंगल में हमें सोचना पड़ेगा इन द रिकंसिलिएशन। अगर मान लो मेरी इनकम, अब इनकम को हमने कंपेयर किया, अब हमारा सेकंड एग्जांपल होगा फाइनेंशियल अकाउंट्स की इनकम ज्यादा थी और कॉस्ट की इनकम कम थी, जिसको हम कहते हैं कम को हम कहते हैं अंडर। तो यहाँ पे हमने पहले इंपॉर्टेंट टिप बना लिया, अगर हमारी इनकम के रेलेवेंस में अंडर आता है तब हम अंडर को भी ऐड करते हैं। एक्सपेंडिचर में ओवर को ऐड किया जाता है और इनकम में अंडर को ऐड किया जाता है। अगर हमारी कॉस्ट में इनकम अंडर होगी एज कंपैरेटिवली टू फाइनेंशियल अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, ऐड इनकम्स अंडर एब्जॉर्ब। अगर इनकम हमारी अंडर एब्जॉर्ब होगी तब भी ऐड होंगी, अगर हमारे एक्सपेंसेस ओवर एब्जॉर्ब होंगे तब भी हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे ऐड इनकम अंडर एब्जॉर्ब इन कॉस्ट अकाउंट। जो हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया वो डिफरेंस को हमने पुट कर देना है और बोथ आइटम शैल बी एडेड। एक्सपेंडिचर ओवर ऐड होंगे और हमारी इनकम अंडर की ऐड होंगी। अब मैंने लेस के लिए अपने थोड़े पॉइंट लिए। अगर हमारे एक्सपेंडिचर अंडर हो जाते हैं तो अंडर एक्सपेंडिचर को हम लेस करते हैं, जो हमने पहले टिप्स को क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस। अब कुछ ट्रांजैक्शन हमारे लेस भी हो सकते हैं और फर्स्ट जो कॉलम होगा वो हमारा एडिशन का होगा, सेकंड कॉलम हमारा सब्ट्रैक्शन का होगा। अब यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करनी होगी, लेस एक्सपेंसेस और ओपनिंग स्टॉक अंडर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। अगर कॉस्ट अकाउंट में अंडर एब्जॉर्प्शन चल रही है, कम खर्चे लगाए गए या ओपनिंग स्टॉक की कम वैल्यूएशन की गई है, तो उसको भी हम लेस करते हैं। सिमिलरली अगर हमारी इनकम ओवर लगाई गई है, इनकम के लिए हमें रिवर्स सोचना होता है। अगर हमारा इनकम का डिफरेंस ओवर है इन कॉस्ट अकाउंट में, तब भी हम लेस करेंगे। तो इसका मतलब हमने ये पैरामीटर जो हैं, जो हमने इंपॉर्टेंट टिप्स बनाए हैं, हमारे माइंड में होने चाहिए। अगर एक्सपेंडिचर की बात हो रही है तो ओवर ऐड, अंडर लेस हो जाएगा। अगर इनकम होगा तो रिवर्स हम इसके बारे में सोच लेंगे, ओवर लेस होगा, अंडर ऐड होगा। अब यहाँ पे लेस कौन सी होगी? इनकम जो ओवर लगी है इन कॉस्ट अकाउंट में, जिसका बेस हमने लिया। तो यहाँ पे हम करेंगे लेस इनकम क्लोजिंग स्टॉक ओवर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, ये हम यहाँ से लेस करेंगे। और जो एडिशन माइनस सब्ट्रैक्शन, जो आंसर मिलेगा उसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, वो हमारा आंसर होगा, नेट आंसर होगा। तो हम कॉस्ट अकाउंट से स्टार्ट करेंगे तो हमारा आंसर फाइनेंशियल में होगा। अगर फाइनेंशियल से स्टार्ट करते हैं तो हमारा आंसर कॉस्ट अकाउंट के रिकॉर्ड पे होगा। तो ये जनरल हमने डिस्कशन किया था अबाउट द इंपॉर्टेंट टिप्स, जो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सम को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैंने सिंपल सी प्रॉब्लम ली है, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे विद द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1 होगी अबाउट द रिकंसिलिएशन। सेम पैटर्न, सेम मेथड हमें माइंड में रखना होगा, दैट इज वेरी इजियर मेथड, जिसको लेके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे गिवन है प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय कंपनीज कॉस्ट अकाउंट्स। अब कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट हमें गिवन है 50,000 और हमारे फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट हमें गिवन है 46,000।
अब जब हमें दोनों प्रॉफिट गिवन है, इसमें हम चाहे तो फाइनेंशियल अकाउंट का बेस ले सकते हैं, यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो कॉस्ट अकाउंट्स में आंसर होगा, अगर कॉस्ट अकाउंट में स्टार्ट करेंगे तो हमारा फाइनेंशियल अकाउंट में आंसर होगा। अब ये हमारी इंफॉर्मेशन है, ये हमारे रीजन हो सकते हैं डिस्क्रिपेंसीज के। अब हमें बनानी होगी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये हमारे रीजन है, यहां से हमें देखना होगा कि हमारा जो कॉस्ट अकाउंट का बेस है या फाइनेंशियल का बेस है वो ओवर है या अंडर है, उसके बेस में हम एडिशन भी करेंगे या हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि मुझे कौन सा बेस लेना है। अब मेरे माइंड में आ गया कि मुझे कॉस्टिंग अकाउंट्स का बेस ही लेना होगा, कॉस्टिंग रिकॉर्ड का बेस ले लेते हैं। तो हमने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ओपन की, यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट हमने मेंशन किया। फर्स्ट कॉलम हमारा एडिशन का होगा, सेकंड कॉलम हमारा सब्ट्रैक्शन का होगा। अब नंबर 1 हमने कॉस्टिंग रिकॉर्ड के बारे में डिसीजन किया कि इसको हमें बेस लेना है। अब हमने लिया नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड, ये हमारा होगा 50,000। अब यहां से हमने 50,000 अमाउंट लिया। अब मुझे रिमेनिंग ट्रांजैक्शन के बारे में एनालिसिस करना होगा भी कौन सा ओवर है जिसके बेस में हम चल रहे हैं या अंडर है। अब सबसे पहली जो आइटम है वो है ओवरहेड एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, हमारे पास है 55,555। द चार्जेस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स वर 50,000। अब फर्स्ट लाइन में हम ये क्लियर करते हैं जिसका हमने बेस लिया। अब बेस हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का लिया जिसका प्रॉफिट गिवन है 50,000। अब हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के ही एंगल में हमें सोचना होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो एक्सपेंडिचर है वो ओवर है या अंडर है। अब पहली एडजस्टमेंट में अगर हम चेक करें, पहली इंफॉर्मेशन में क्या है, यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट्स के हमारे एक्सपेंडिचर गिवन है 55,555 और फाइनेंशियल के हमारे एक्सपेंडिचर गिवन है ओनली 50,000। इट मींस अगर पहली आइटम को हम एनालाइज करें कि हमारे कॉस्ट अकाउंट्स के ओवरहेड ओवर लगाए गए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एक्सपेंडिचर है और यहाँ पे ओनली 50,000 है। अब हमें डिफरेंस देखना होगा। अगर दोनों का हम डिफरेंस देखें तो हमारा डिफरेंस बनेगा 5,555 रुपीज। तो ये हमारा डिफरेंस होगा जो कॉस्ट अकाउंट्स में ओवर होगा। अब हमारी जो बात चल रही है वो चल रही है एक्सपेंडिचर के लिए। एक्सपेंडिचर के लिए अगर ओवर हो जाए, हमने पहले इंपॉर्टेंट टिप बना ली है, उसको हम रिकंसिलिएशन में ऐड करेंगे। अब जिसका हमने बेस लिया, पहला काम है हमें बेस की सिलेक्शन करनी कि मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग लेना होगा या फाइनेंशियल लेना होगा। उसके बाद हमें ओवर और अंडर को डिसाइड करना होता है बाय देयर डिफरेंस। उसके बाद हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि जिसका हमने बेस लिया वो सेकंड ट्रांजैक्शन, सेकंड एस्पेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट से वो ओवर है या अंडर है। अब हमारी पहली एडजस्टमेंट में कॉस्ट अकाउंट्स ओवर एक्सपेंडिचर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने अधिक दिए हैं, यहाँ पे कम दिए हैं फाइनेंशियल में। तो जब भी एक्सपेंडिचर की बात होगी तो ओवर को हम करेंगे ऐड। तो यहाँ पे मेरा होगा एडजस्टमेंट में मुझे क्या करना होगा, रिकंसिलिएशन में हम लिखेंगे ऐड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। अब कॉस्ट अकाउंट का हमने डिफरेंस देख लिया और इनका डिफरेंस ओवर था फाइनेंशियल अकाउंट्स के कंपैरेटिवली। यहाँ पे अमाउंट आया था 5,555, ये हमने ओवर दे दिया तो इसको हम करेंगे ऐड। तो ये हमने ऐड कर दिया, ओवर एब्जॉर्प्शन होगी 5,555। दैट अमाउंट शैल बी एडेड फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट। अब हम सेकंड स्टेटमेंट में देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं डायरेक्टर फी शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट ओनली 1,000। अब डायरेक्टर फीस हमारी है दैट इज ओनली चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली। इट मींस यहाँ पे क्लियर लिखा है कि जो भी हमारा ये एक्सपेंडिचर हुआ है, सेकंड एक्सपेंडिचर, ये ओनली हमने फाइनेंशियल अकाउंट में चार्ज किया है। इट मींस ये एक्सपेंडिचर को हमने कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं दिया। अगर हमने नहीं दिया इट मींस दैट विल बी अंडर।
कोई भी चीज अगर हम नहीं प्रोवाइड कर रहे, जीरो होगी तो उसको हम अंडर मानेंगे। तो हमारा बेस ऑफ थिंकिंग रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसकी स्टेटमेंट हम पहले नंबर पे लेते हैं, जिसका प्रॉफिट हम बेस लेते हैं, उसी के बारे में हमारी थिंकिंग होगी और उसी के एंगल में मुझे हर ट्रांजैक्शन को देखना होगा कि वो ओवर है कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड या अंडर है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग मेरा बेस है। अब यहाँ पे कहते हैं डायरेक्टर फीस हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं दी, हमने ओनली फाइनेंशियल अकाउंट में दी 1000। इट मींस अगर हमने ओनली फाइनेंशियल में दी है, इट मींस हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं दी और कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया अंडर हो गया एज कंपैरेटिव टू फाइनेंशियल अकाउंट। अगर अंडर होगा जो भी एक्सपेंडिचर होंगे, जो भी हमारे खर्चे होंगे, जो भी हमारे चार्जेस होंगे, अगर वो अंडर होंगे तो हम करेंगे लेस। ये हमने पहला टिप बनाया था, ओवर में हम करते हैं ऐड। तो रिकंसिलिएशन में अगर अंडर होगा, जिसका बेस हमने बनाया वो अंडर है, तो हमें करना होगा लेस। अब हमारे 1000 अंडर है, हमने कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं लगाए, तो यहाँ पे हमें करना है लेस। अब आप लिखेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ डायरेक्टर फीस इन कॉस्ट अकाउंट, क्योंकि ये हमने कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं दी और ये अमाउंट होगा 1000 ऑन द सेकंड कॉलम। जो भी हमारी लेस होगी, जो भी हमारी डिडक्शन होगी, दैट विल बी ऑन द सेकंड कॉलम। तो ये हमारी डिडक्शन होगी 1000, ये हमें यहाँ से लेस करनी होगी क्योंकि ये अंडर है कॉस्ट अकाउंट में। अब आते हैं नंबर सी में, कंपनी एलोकेटेड ₹2000 एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब ये जो थर्ड एडजस्टमेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द कंसेप्ट। तो ये हमने लास्ट वीडियो में, मैंने इसमें इंट्रोडक्शन में जब हमने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमने बनाई, इसकी इंट्रोडक्शन दी, तो हमने कहा कुछ एलिमेंट, कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ एक्सपेंडिचर हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स के ही होते हैं जो कॉस्ट अकाउंट्स में कभी भी चार्ज नहीं होते। उनमें एक हमारा होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इट इज ओनली फाइनेंशियल अकाउंट एक्सपेंडिचर। अगर ये फाइनेंशियल अकाउंट का एक्सपेंडिचर है तो कॉस्ट अकाउंट के लिए ये भी अंडर हो गया, क्योंकि इसको कॉस्ट अकाउंट में कभी भी एज ए एक्सपेंडिचर नहीं लिया जाता। ओनली फाइनेंशियल अकाउंट ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड। तो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को ओनली फाइनेंशियल अकाउंट ट्रांजैक्शन मानते हैं, तो इसके लिए कॉस्ट अकाउंट्स के लिए ये अंडर हो गया। तो सेम ट्रीटमेंट, अगर अंडर है हमारा एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट में नहीं आया, क्योंकि कॉस्ट का बेस ही हमें देखना होगा, क्योंकि पहला हमने वही रिकॉर्ड लिया जो बेस लिया, तो यहाँ पे होगा अंडर। तो अंडर को ये भी हम लेस करेंगे, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे इन द रिकंसिलिएशन, यहाँ पे लिखेंगे लेस अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इन कॉस्ट अकाउंट्स। अब कॉस्ट अकाउंट्स में कभी भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कभी अपीयर नहीं होता, इसलिए वो अंडर होगा, तो उसको हम लेस करेंगे। तो लेस के लिए हमें आना होगा सेकंड कॉलम, तो हमने 2000 को इधर पुट कर दिया इन द सेकंड कॉलम। अब मैं आ रहा हूं डी अपनी इंफॉर्मेशन में। इन फाइनेंशियल अकाउंट डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड मोर इन कंपैरिजन विद कॉस्ट अकाउंट बाय ₹3000। अब हमने फाइनेंशियल अकाउंट में डेप्रिसिएशन को अधिक चार्ज किया एज कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंट। कितने अमाउंट से हमने ज्यादा चार्ज किया? 3000। अगर हमने फाइनेंशियल में मोर चार्जिंग की है, इट मींस कॉस्ट अकाउंटिंग में अंडर चार्जिंग होगी। अगर हमारा अंडर चार्ज है या अंडर कास्ट है, हमारे खर्चे अंडर एब्जॉर्ब हैं, तो अंडर को फिर मुझे वही रूल करना होगा लेस, क्योंकि मुझे कॉस्ट अकाउंट्स के एंगल में ही थिंकिंग रखनी है जिसका हम बेस लेके चल रहे हैं। तो हमारा बेस कॉस्ट है, तो एवरी ट्रांजैक्शन का एंगल मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का बेस होगा। तो यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट में ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज की गई बाय 3000 अमाउंट एज कंपेयर टू कॉस्ट। इट मींस कॉस्ट हमारा हो गया अंडर, तो अंडर को हमें फिर लेस करना होगा। तो यहाँ पे करेंगे लेस अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट अकाउंट, दैट विल बी 3000। ये भी हमारा अंडर होगा। अब मैं आ रहा हूं ई एडजस्टमेंट में, यानी नंबर 5th एडजस्टमेंट। अब शेयर ट्रांसफर फीस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 445। अब इसके बारे में हमें सोचना होगा, जो भी शेयर ट्रांसफर फी है दैट इज ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनकम। ये हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स की इनकम है, दैट इज आल्सो नॉट इनकम चार्ज इन द कॉस्ट अकाउंट।
ये भी इनकम को हम कॉस्ट अकाउंट में कभी नहीं लेते, पर ये इनकम है जिसको हमने रिसीव किया इन फाइनेंशियल अकाउंट। जब इनकम, इसका मतलब ये कॉस्ट अकाउंट्स में अंडर होगा, कॉस्ट अकाउंट्स में इस इनकम को कभी नहीं लिया जाता। जिसको नहीं लिया जाता या जीरो होता है उसको हम कहते हैं अंडर। अब इनकम के अंडर में जो हमने कहा था, अगर इनकम की बात करते हैं या क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं, अगर हम अंडर होते हैं इनकम के लिए तब हमें करना होगा ऐड। तो यहाँ पे हम रिवर्स कर लेते हैं, यानी एक्सपेंडिचर से रिवर्स इनकम का ट्रीटमेंट होगा। तो अगर हमारा कंपैरिजन डिफरेंस अंडर होता है देन वी हैव टू ऐड। तो इट मींस हमने इनकम नहीं ली इन द कॉस्ट अकाउंटिंग। इनकम के लिए अगर हम कॉस्ट अकाउंट्स में अंडर हैं तो हमें अपनी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इसको करना होगा ऐड। एक्सपेंडिचर के लिए अगर हम अंडर होते तो हम लेस होते, क्योंकि ये इनकम की बात है, हमें ध्यान से देखना होगा कि इनकम है कि हमारा एक्सपेंडिचर है, ये हमारे इनकम की है। अगर इनकम अंडर है तो हमें करना होगा ऐड। तो ऐड के लिए हम करते हैं ऐड, तो ये होगा अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ शेयर ट्रांसफर फी। ये इनकम को हमने अंडर को ऐड कर दिया, तो रिकंसिलिएशन में ऐड होगा 455। अब हम लास्ट देख रहे हैं, और ये हमारे पास गिवन है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ये हमने ओनली फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम प्रोवाइड करते हैं। ये मैंने लास्ट अपने लेक्चर में क्लियर किया था जब मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में समझाया। तो कुछ हमारी आइटम्स जो हैं वो ओनली फाइनेंशियल अकाउंट्स में ही अपीयर होती हैं। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट अकाउंट्स में कभी नहीं लेना, जिसमें होता है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ये हमने 4000 प्रोवाइड किया इन फाइनेंशियल अकाउंट। इट मींस ये हमारा वहां का खर्चा है, लेकिन कॉस्ट के लिए हमारे पास हो जाएगा अंडर। अगर कॉस्ट के लिए अंडर होगा इट मींस वी हैव टू डिडक्ट। अगर कॉस्ट में हम अंडर चल रहे हैं रिगार्डिंग एक्सपेंसेस, रिगार्डिंग ओपनिंग स्टॉक, अगर कॉस्ट के लिए अंडर होगा एक्सपेंडिचर तब हम लेस करते हैं। अब ये हमारी जो लास्ट एडजस्टमेंट है दैट इज ऑफ एक्सपेंडिचर। तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स हमने सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में डेबिट किया, कॉस्ट में हमने नहीं दिया। कॉस्ट में हमारा एक्सपेंडिचर अंडर है, तो अगर एक्सपेंडिचर के बारे में हम अंडर है तो हमें करना होगा लेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इन कॉस्ट अकाउंट, ये होगा 4000। ये भी आएगा सेकंड कॉलम में, जो हमारी डिडक्शन का होगा इसको हम कर देंगे लेस। अब हमारे सारे ट्रांजैक्शन पूरे हो गए हैं। अब हमें जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है फर्स्ट कॉलम को टोटल करना है, और ये बनेगा 56,000। सेकंड कॉलम हमारा बनेगा ओनली 10,000। तो जो आंसर होगा वो बनेगा नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये होगा 46,000। तो ये 46,000 ही हमारा आंसर बीच में है। इट मींस वी कैन वेरीफाई अवर आंसर आल्सो। वही आंसर हमें मिलेगा, और ये हमें शो करेगा कि हमारा ट्रीटमेंट जो हमने यहाँ पे ऐड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की है दैट वाज राइट। तो हमारा आंसर भी मैच कर रहा है 46,000, और इन्होंने एडवांस में आंसर दे दिया था कि फाइनेंशियल का एनपी जो होगा वो 46,000 होगा। तो जो आंसर हमने खत्म किया वो फाइनेंशियल पे एंड करेंगे, जो हमने स्टार्ट किया वो कॉस्ट अकाउंटिंग पे स्टार्ट करेंगे। तो इन दिस वे कभी हम फाइनेंशियल बेस ले सकते हैं, कॉस्टिंग पे एंडिंग होगी। तो इस प्रकार हमें रिकंसिलिएशन करनी होगी। वी आर डीलिंग विद ओनली डिफरेंस। तो रिकंसिलिएशन में अगर किसी ट्रांजैक्शन का डिफरेंस नहीं है, अगर बोथ द ट्रांजैक्शंस आर सेम इन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, देन नो नीड ऑफ रिकंसिलिएशन। उस ट्रांजैक्शन को हम लीव कर देंगे जिनके अमाउंट कॉमन होंगे। जिनमें डिफरेंसेस होंगे ओनली डिफरेंसेस आर टेकन इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। So further I shall be having more illustrations, more problems regarding reconciliation. Thank you.